नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक जमाना था जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे और एक आज का जमाना है जब हिंदी जापानी भाई भाई के नारे लग रहे हैं। एक जमाना था जब चीन के साथ पंचशील के सिद्धांत तय हुए थे। एक आज का जमाना है जब जापान के साथ 5 वर्षीय प्लान बनता है। फर्क यह है कि वो जमाना नेहरू का था और ये जमाना मोदी का है। फर्क यह है कि चीन ने धोखा दिया और भारत और जापान ने धोखा खाया है। शायद इसीलिए चीन आज बेचैन है और यही है हमारी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा। खास मेहमान कई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। क्योटो में दोस्ती का रंग बदला, टोक्यो में मोहर लग गई। आज भारत और जापान ने संबंधों की नई इबारत लिख दी। नया सूरज निकला, नई सुबह हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा दिल लेकर जापान पहुंचे थे। जापान ने भी दिल बड़ा किया और भारत को 2,10,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का वादा किया। ये पब्लिक और प्राइवेट निवेश 5 साल में होगा। 2,10,000 करोड़ यानी कि $35 बिलियन की पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग अगले 5 सालों में भारत में करने का लक्ष्य रखा है। मैं उनके इस महत्वपूर्ण निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। बदले संबंधों को प्रधानमंत्री ने एक नया नाम दिया, स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप। दोनों देशों में अब हर कुछ स्पेशल होगा। राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी मोर्चों पर दोनों देश खास अंदाज में आगे बढ़ेंगे। फास्ट ट्रैक चैनल इसे सुनिश्चित करेगा। हमारे सहयोग के अवसर की कोई सीमा नहीं है, न ही दोनों तरफ इरादे और इच्छा की कोई कमी है। और अगर हमें अपने पोटेंशियल को हासिल करना है तो स्पेशल तरीके से काम करना होगा। इसलिए मैंने जापान फास्ट ट्रैक चैनल बनाने का भी निर्णय लिया है। एक गुजराती की तरह प्रधानमंत्री ने संबंधों में नफे नुकसान की परिभाषा भी गढ़ी, जिसका संदेश यही था कि भारत के साथ स्पेशल रिश्ता रखकर जापान घाटे में नहीं रहेगा। इससे न सिर्फ दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। और पूरे विश्व में 21वीं सदी एशिया की सदी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन 21वीं सदी कैसी हो, ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान मिलकर के किस प्रकार की व्यूहरचना अपनाते हैं, किस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ते हैं और कितनी घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ते हैं। रिश्तों की गर्माहट परमाणु संबंधों पर भी दिखी। सुरक्षा परिषद के बदलाव पर भी संवाद का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन सबसे अहम बातचीत साझा समुद्री सुरक्षा पर हुई, जो शायद चीन को पसंद न आए। हमने हमारे रक्षा क्षेत्र के संबंधों को भी एक दिशा देने का निर्णय लिया है। न केवल आपसी बातचीत और अभ्यास को बढ़ाने का और मित्र देशों के साथ इन अभ्यासों को करने का, बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाएंगे। दोनों देशों का भविष्य सामुद्रिक सुरक्षा के साथ भली भांति जुड़ा हुआ है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने अपनी कर्म भूमि काशी को भी याद किया और गंगा को। आज मैं आपसे जब गंगा शुद्धिकरण की बात कर रहा था तो तुरंत उन्होंने कहा कि आप तय कीजिए आपको क्या मदद चाहिए। बातें रफ्तार की भी हुई। बुलेट ट्रेन पर सहमति बन गई। प्रधानमंत्री शीजो ने इसका ऐलान खुद किया। गौरव सावंत, टोक्यो, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। केसी सिंह साहब, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के, हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए संबित पात्रा, चाणक्य की तरफ से ये कहा गया था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, क्योंकि चीन के मद्देनजर अगर हम देखें तो चीन एक ऐसा देश है जिसके दोनों ही देशों के साथ रिश्ते, हमारे साथ भी जो बर्ताव रहा है बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसी नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है, मैं तो यहाँ बैठ के चीन को दुश्मन नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे सरकार ने डे 1 से ही एक विषय को बड़ा क्लियर किया है। उन्होंने कहा है, देखिए हमारा जो
पोल कैंपेन था वो था सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास केवल देश के हदों के अंदर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हदों में भी हमारी बातचीत है। आप देखिए जिस प्रकार से सार्क देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना और उनके लिए एक साथ काम करना, जिस प्रकार से अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम सब एक होकर बढ़ें और अपने अपने देश में जो भुखमरी, जो गरीबी है, उसके खिलाफ लड़ें। तो स्वाभाविक रूप से उनकी मंशा को उन्होंने पहले दिन ही क्लियर किया था कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बढ़े। हो सकता है चाइना के साथ कुछ डिफरेंसेस हो सकता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हो, मगर मैं उसे दुश्मनी नहीं कहूंगा। हम उसे इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहते हैं, ट्रेड के रूप में देखना चाहते हैं। फिर केसी सिंह साहब, चीन को बुरा क्यों लग रहा है? देखिए, ये सरकार को और सरकार के स्पोक्समैन को तो यही कहना पड़ेगा और यही कहना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे चीन ऊपर उभर कर आ रहा है, उसके सारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें अशांति है। वो शक कर रहे हैं कि ये चीन शांति के साथ ऊपर उभर के नहीं आ रहा, ये थोड़ा धक्का मुक्की कर रहा है सबके साथ, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, हमारी हद पर। तो इसलिए चीन के साथ जो दोस्ती होगी वो उस तरह की दोस्ती नहीं हो सकती जो आप जापान या अमेरिका के साथ करेंगे, क्योंकि अमेरिका और जापान के साथ हमारी कोई ऐसी डिफरेंसेस या ऐसा कोई मसला नहीं है जिसमें हमारा कोई क्षेत्रीय मसला हो या कोई ऐसा मसला हो जिसमें कोई सुझाव लाने की ज़रूरत हो। हाँ। लेकिन चीन के साथ दोस्ती भी होगी, कोऑपरेशन भी होगी, थोड़ा झगड़ा सुलझाने वाली बात भी होगी। तो इसलिए चीन के साथ रिलेशनशिप अलग है, जापान के साथ अलग है, और ये जापान के साथ रिश्ता करने से चीन को एक सिग्नल जाता है कि आप भी चीन और अगर जापान और हिंदुस्तान इकट्ठे होते हैं एशिया के अंदर, तो दुनिया की तीसरी जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, और जो अब हम अगर पीपीपी सिलसिले से देखें तो हम भी तीसरे नंबर पे हैं। हाँ। इकोनॉमी। हाँ। तो एक उभरती इकोनॉमी है और एक एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमी है एशिया की। दोनों मिलके अगर चलेंगे तो चीन को सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, दोस्ती का हाथ भी सोच के बढ़ाना होगा, दुश्मनी भी सोच के करनी होगी। बिल्कुल। मीमा अफजल साहब, सबका साथ सबका विकास, इसी का विस्तार है, संबित जी कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं संबित जी को आज मुबारकबाद दूंगा, और आज हम वो बात नहीं करेंगे जो अक्सर हम टेलीविज़न पर कहते हैं। मैं मानता हूं कि ये जो दौरा हुआ है और मोदी जी ने वहां जाकर के इम्प्रेस किया है, और रिजल्ट्स भी मैं कहूँगा कि नतीजा जो है वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना तो नहीं आया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। चूँकि न्यूक्लियर डील हम नहीं कर पाए हैं। हाँ। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हम करना चाहते थे, लेकिन ये देखिए मोदी जी के सामने जो लक्ष्य थे वो 4-5 थे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था उनके लिए न्यूक्लियर डील, दूसरा था इन्वेस्टमेंट, तीसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, और उसके अलावा जो डिफेंस के इश्यूज थे जिसका आपने भी अभी जिक्र किया जी। तो ये है, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर सबसे बड़ा अचीवमेंट जो हुआ है वो है इन्वेस्टमेंट का, जिसका अभी मोदी जी ने ऐलान किया 2,10,000 करोड़ का, तकरीबन $35 बिलियन। मैं समझ रहा हूँ कि शायद भारत में कोई भी इतने बड़े निवेश का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम 4-5 हमारा जो पिछले 2012-13 के अंदर जो निवेश हुआ था वो तकरीबन 2 बिलियन का हुआ था, और उसके बाद 1.3 बिलियन का हुआ था। बूंद भी नहीं था इसके सामने। तो इसमें ये 7 की बूंद बराबर भी नहीं था इसके सामने। जी हाँ, यकीनन कम था। देखिए, हाँ। मैं उसको कहूँगा कि पहले कम था, अभी इसमें बढ़ा है। चूँकि ये जो आपने चीन का मसला उठाया, तो हमारे जो पूर्व राजनयिक यहाँ बैठे हैं केसी सिंह साहब, उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिक ज़बान में बात कही, और मैं भी उसी ज़बान में कहूँगा कि ये चाइना भी इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से हमको बड़ी अच्छी यानी वहाँ रिजल्ट जो है वो मिला है। और यकीनन चीन को अब ये सोचना पड़ेगा। और समित जी ने कहा कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, बात बिल्कुल सही है। हम चीन को अपना दुश्मन नहीं मानते और ना मानना चाहिए हमको। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान को भी हमें दुश्मन नहीं मानना चाहिए, उनसे भी हमको डिप्लोमेसी को लेकर के और बातचीत के हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन बहरहाल वहाँ भी तनाव बहुत है इस वक्त।
हमारे बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा तनाव है, पाकिस्तान के अंदर के हालात भी बहुत ख़राब हैं जी। लेकिन चाइना के ताल्लुक से हम लोगों ने अभी तक कम से कम मोदी जी की सरकार ने कोई ऐसी अहम काम नहीं किया जिसका जिक्र किया जा सके। जैसे उन्होंने सेक्रेटरी लेवल टॉक को कैंसिल किया, हाँ। लेकिन चाइना भी अंदर घुसा, लेकिन उसके बारे में कोई ऐसी खास डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी में हर चीज़ सामने से नहीं होती है, और आज जो ये हुआ है ये एक बिहाइंड द कर्टन कहना चाहिए, या कहना चाहिए कि इनडायरेक्ट एक असर पड़ा है चाइना के ऊपर, और उससे भारत का ये बिहाइंड द कर्टन जो हुआ है संबित पात्रा जी, उसी पर मैं अब आना चाह रही हूँ। चीन के राष्ट्रपति का भी आना है और पड़ोसी हमारा चीन ही है, तो ऐसे में क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि अगर उनके सरकारी माउथपीस के जरिए ये कह रहे हैं वो कि जापान साजिश रच रहा है साइनो इंडियन रिलेशंस को खराब करने के लिए, तो वो तो बहुत खुश नहीं है इससे। देखिए, डिप्लोमेसी एक बहुत टाइट रोप वॉक है, और खास करके प्रवक्ताओं के लिए बहुत कुछ इसमें नहीं कहना डिप्लोमेसी के लिए उचित होता है। आप देखिए, साइनो चाइनी जापान, जापान और चाइना के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके विषय में हिंदुस्तान में बैठ के रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता ये डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, ये उनका विषय है। हाँ, स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से अभी केसी सिंह जी कह रहे थे कि ईस्ट चाइनीज सी में जिस प्रकार से दो आइलैंड्स को लेके चाइना और जापान के बीच में रस्साकसी चल रही है, और जिस प्रकार से एयर स्पेस जोन, वो भी एक विवाद का विषय उन दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। स्वाभाविक रूप में ऑल इज नॉट वेल बिटवीन चाइना एंड जापान। ऐसे में जब हिंदुस्तान जापान की ओर बढ़ता है तो चाइना में कहीं ना कहीं एक खलबली सी मच सकती है। मगर हमने अपने राय को बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हमारे यहाँ सबको लेके चलने की परंपरा है, और वो राय हमने पहले दिन से ही रखा है। लेकिन एक बात यह भी तय है कि इंडिया और चाइना के बीच में ऑल इज वेल नहीं है। मोदी शिंजो भाई भाई, चीन से क्या बढ़ेगी खाई? ये इसलिए क्योंकि बीते दिन चीन के माउथपीस में ये कहा गया है कि जापान साजिश रच रहा है भारत और चीन के बीच अच्छे जो रिश्ते बन रहे थे उस पर। अब सवाल यही है कि पड़ोसी हमारा चीन ही है, इस मुद्दे पर आएंगे कि चीन और भारत के बीच में ऑल इज वेल कैसे होगा। लेकिन केसी सिंह साहब, एक बार आपके पास आते हुए, ये न्यूक्लियर डील का नहीं हो पाना एक अपने आप में कहीं ना कहीं एक कमी रह गई, वो भरोसा हम पूरी तरह से नहीं काबज कर पाए। देखिए, जापान के अंदर एक बड़ी भारी लॉबी है, डिसआर्मामेंट लॉबी, और ये हमें जानना चाहिए क्योंकि वो ही एक देश है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए, और उस बॉम्ब नागासाकी और हिरोशिमा के बाद एक बहुत बड़ी लॉबी है। और इनकी आबे सरकार के अंदर इनके जो विदेश मंत्री हैं वो भी इससे अपोज हैं, इसके खिलाफ हैं। तो इसलिए उस लॉबी को आबे साहब पार नहीं कर पाए, क्योंकि वो लॉबी ये है कि हम हिंदुस्तान NPT न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्यों नहीं साइन करता, जो हमने कभी साइन नहीं की। तो वो ये कहते हैं कि हम तजारत, न्यूक्लियर तजारत तब करेंगे, परमाणु तजारत, जब आप NPT साइन करेंगे, जो कि हिंदुस्तान ने कहा है कि ना हमने की है और ना हम करने जा रहे हैं। तो ये चीज उनकी सरकार की अंदरूनी मामला है, जिसमें लगता है कि प्रधानमंत्री आबे सबको साथ लेके मना नहीं सके और साथ में लेके चल नहीं सके। तो दोनों कहा यह गया है कि उसमें सिग्नल एक बड़ा भारी जाता, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि स्ट्रेटेजिक रिश्ते वाली जो संधि है, रिलेशनशिप है, उसको स्पेशल स्ट्रेटेजिक बना दिया। अब नाम बदलने से तो खच्चर घोड़ा नहीं बनती। अब नाम तो जो मर्जी बदल लीजिए, लेकिन जब तक वो एक न्यूक्लियस एरिया में हमारे साथ तजारत शुरू नहीं करते, तब तक ये सिग्नल दुनिया में नहीं जाता कि जापान ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी के साथ भी नहीं उठा रहे थे। जी, यहीं पे चूक है क्या? उठाने बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कोयले के अभाव में जबरदस्त क्राइसिस है देश, ऐसे में हमें चाहिए ये एनर्जी, और ये एक सुनहरा मौका। नहीं, मुझे लगता है केसी सिंह जी ने बहुत अच्छे शब्दों में पूरी बारीकियों को रखा है। आप देखिए खुद जापान उस तरफ से क्या हुआ उन्होंने समझा। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं ऐसे चूक नहीं मानूंगा। डिप्लोमेसी नहीं, डिप्लोमेसी इज ऑनगोइंग प्रोसेस, और ऑल द रिजल्ट्स आर नॉट अचीव्ड इन अ सिंगल डे। एक दिन में सारे परिणाम आ जाए, ये डिप्लोमेसी में नहीं होता है। डिप्लोमेसी में जितना बड़ा ब्रेक थ्रू आज जापान के साथ हुआ है, स्वाभाविक रूप से तभी आप इसको डिस्कशन कर रहे हैं, तभी आप शिंजो आबे और मोदी को भाई भाई बता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता हुआ है ये अब जनता को दिख रही है, हम इसे देख पा रहे हैं। तो एक दिन में एक सेकंड, मोदी साहब का ये रिश्ता अभी का नहीं बना हुआ है, जब वो मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री थे वो तब भी 2007 में जापान पहली जाते बार थे। जाके बुलेट ट्रेन में वहां बैठे थे, तो स्वाभाविक रूप से बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी उसी समय बिल्कुल। उनके मन में आया था। तो फिर क्या वो जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिश्ता था वो उस मकाम तक ले जा सकता? क्या एक बार फिर से आपके पास आते हुए संबित पात्रा जी, कहीं पर कमी रह गई? क्योंकि ये होता तो फिर ऐसा हो जाता कि जापान ने तो वो कर दिया जिसको लेकर इमोशनली बहुत ही सेंसिटिव है वो एक देश के रूप में। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि डिप्लोमेसी इज नॉट अ सिंगल स्टॉप गेम। ये हमेशा चलने वाला विषय है। बहुत आज के दिन में बहुत मिल गया है, कल के लिए भी कुछ गुंजाइश होना चाहिए। दूसरा विषय है, देखिए, ये जहां तक परमाणु वाला विषय है जापान को लेकर, ये बहुत इमोशनल विषय है। उनके लिए इमोशनल है, पर ये भी देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप चीन की नाराजगी मोल लेने को तैयार हैं जापान से रिश्ते अच्छे करने के लिए और वहां से निवेश लाने के लिए। तो फिर क्या ऐसे में ये होना एक लाजमी स्टेप नहीं था? नहीं, हम देखिए, आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने भी न्यूज़ में कल दिखाया था कि इस प्रकार से जो हमारे अधिकारी हैं जो हिंदुस्तान से गए थे, उन्होंने होटल भी वहां लिया था जहां प्रधानमंत्री निवास हो और उनके विदेश मंत्री का निवास हो, उसके पास में रह के दोनों तरफ से रात भर बैठ के इस पर काम चलता रहा। मगर जिस प्रकार से अभी सिंह साहब ने कहा कि ये बड़ा इमोशनल विषय है, जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसके ऊपर परमाणु हथियार बरसाया गया था, उन्होंने सहा है इसको, इस कारण से उनके कुछ इमोशंस हैं, उन्होंने इस विषय को रखा है। तो स्वाभाविक रूप से हमें भी समझना चाहिए, वक्त दीजिए, ये अभी होगा। केसी सिंह साहब की दलील आज बहुत काम आ रही है आपके।